ये बिना लिखे नहीं होने वाला ये टॉपिक। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, सेंट्रल डोग्मा सुनाना ज़रा। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ तुम्हें बनाना है। ठंड लग रही है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ, 24 पे कर दिया। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बताओ क्या होती है, आपको पता है जिया? कुछ नहीं समझ। स्टार्टिंग में जो पहले दिन पढ़ के गए थे डीएनए के बारे में, वो सब चीज़ें आपको बैठाती हूँ एक दिन मैं। अच्छा, हर्सियन चीज़ पढ़ा है और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ नहीं पढ़ा। सब बदल देना, पलट जाना तुम लोग एक दिन, फाइनल के टाइम बोलना मैम आपने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, पलटू बन जाना तुम लोग, ठीक है? चलो बता दो। नहीं, अच्छा सेंट्रल डोग्मा लिखा होगा आपकी बुक में, ये लिखा है ना, ये सेंट्रल डोग्मा मतलब ये लाइफ का, हमारे जो लाइफ का है ना उसका प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स, बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये तो पता है। तो बनती कैसे, इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उस भसर में हमने ये पढ़ा कि डीएनए क्या होता है, किसने डिस्कवर किया है, और एग्जैक्टली जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है वो डीएनए होता है। पीछे यही कहानी पढ़ी हुई थी हमारी, पूरी की पूरी स्टोरी में यही पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मेन हमें पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोला जाता है इसको। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस प्रोटीन तक पहुंचने के लिए डीएनए से डीएनए बनता है पहले, ठीक है? डीएनए से डीएनए बनता है वाया द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इसके बाद क्या बनता है, आरएनए, जो एनसीईआरटी में लिखी होगी। फिर आपका क्या लिखा होगा, प्रोटीन लिखा होगा, ऐसे ही लिखा हुआ है। पेज नंबर क्या है जी उसका, हाँ 82 वाले पे, ठीक है? तो इस डीएनए से डीएनए वाले बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, ठीक है? डीएनए से क्या बनेगा अपने आप में, वापस से डीएनए की कॉपी बनेगी, तो उसको क्या कह देंगे, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए डीएनए को तो पता है ना, ये तो नहीं भूल के आ जाएगा पक्का। इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जब डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए। फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, वाया द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ पे, हमें प्रोटीन पे पहुंचना है, ठीक है? प्रोटीन पे पहुंच, सबसे पहले क्या बना, डीएनए से डीएनए, याद करो, वाया द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद जो बनेगा उसको हम क्या कह देंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है? ये लिखते भी चलो जाओ साथ के साथ ताकि आपको याद रहे। चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, मेन आपका स्टार्ट है। जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसको मैं तभी रीड करके पढ़ा देती हूँ, ये आपको साथ के साथ लिखना है। आप बुक में ही लिख लेते, वहाँ पे पेज नंबर 82 पे लिख लेते, 82 पे बना हुआ है चार्ट, हाँ लिखा। अब हम एक एक करके पढ़ना है हमें। 82 पे बना हुआ है, सेंट्रल डोग्मा बना हुआ, तो उसमें ये कह रही थी, नीचे ही सब देखो कोने में नीचे, हाँ ठीक है, वो मैं वहीं पे आप लिख सकते थे अगर लिख रहे हैं, मैं तो कॉपी में कह रही थी, लिख लिया। अब हमें एक एक करके पढ़ना है। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला रेप्लिकेशन से, ठीक है? आज सबसे फर्स्ट चीज़ हमने स्टार्ट करनी है रेप्लिकेशन, तो हेडिंग डाल लो कॉपी में, रेप्लिकेशन, ठीक है? रेप्लिकेशन में क्या पढ़ना है हमें कि डीएनए से क्या बनने वाला है, डीएनए बनने वाला है। तो डीएनए मतलब अपनी फोटोकॉपी कर रहा होता है पहले, कि भाई आगे जब मैं काम करने के लिए दूंगा तो क्या पता मेरा ओरिजिनल कॉपी गुम कर दे ये लोग, जो भी शरीर के अंदर की मैकेनिज्म है। तो डीएनए से डीएनए में क्या होगा, इन प्रोसेस में रेप्लिकेशन में डीएनए अपने आप को क्या करता है, डुप्लीकेट कर रहा होता है, ठीक है? तो डीएनए का नेचर हम पीछे पढ़ के आए हैं, कैसा होता है,
आज हम पढ़ रहे हैं रेप्लिकेशन। सबसे पहला स्टेप पढ़ने वाले रेप्लिकेशन, जहाँ पे आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन में डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी, मेक्स इट्स 2 न्यू कॉपी, ऐसे कुछ करके आप लिख लो। टू न्यू कॉपीज बनेगी, बस ये लाइन लिखनी है। वाया द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए मेक्स इट्स 2 कॉपी। अब सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, बस समझने के लिए लिख लिया, ठीक है। अब डीएनए होता कैसा है हमारा, डीएनए का नेचर क्या ऐसा होता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसका नेचर होता है सेमी कंजर्वेटिव। ये कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होगा। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, ये क्या है आपका ओरिजिनल पेरेंटल डीएनए, ये क्या है आपका पेरेंटल डीएनए होगा। बट जो आपका जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, ये अनबाइंड हो जाएगा, पेरेंटल डीएनए अनबाइंड हो गया, और पीछे आपने पढ़ा था ना डीएनए पॉलीप्राइमर्स लगा के अपने दूसरे स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर लेता है। आप थे उस क्लास में, याद आ रहा है, कुछ के भूल गए हो, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, अपना नया स्ट्रैंड बना लेगा। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब देखो, ये तो ओल्ड का ओल्ड स्टैंड पेरेंटल स्टैंड रह गया, और ये क्या आ गया, न्यू आ गया, बट इसमें भी अभी कंजर्वेशन है ना, जो ओरिजिनल डीएनए था उसका पार्ट दिख रहा है ब्लू कलर का आपको। तो इस प्रोसेस में रेप्लिकेशन में यही हमें पढ़ना है कि भाई ये ओरिजिनल डीएनए ने अपना 2 डीएनए कैसे बनाया, ठीक है। रेप्लिकेशन में पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है वो समझ आ गया होगा ना, कि ओरिजिनल डीएनए रेप्लिकेशन में ओरिजिनल डीएनए ने अपनी 2 कॉपीज जो बनाई है सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में, वो कैसे बनाई है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अब इसमें लिखो एंजाइम्स यूज्ड फॉर रेप्लिकेशन। पहले लिख लो एक लाइन में कि डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म का होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। अगर आपको समझने के लिए डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं, हाँ, एंजाइम रेप्लिकेशन मतलब ये काम करने में कौन कौन से एंजाइम्स लगेंगे। नहीं हो रहा तो कल के बायो का ही रिवाइज कर लो, कल तुमने बायो लिखवाया था ना, ये फिजिक्स लिखवाया था। खुद का नहीं याद इसको, पेपर मुझे आज बनाना है। क्या कह रहे, एक स्टैंड है तो दूसरी हमें पता है किससे ज्वाइन होगी और नई स्टार्ट करनी। जो आप पढ़ के गए थे नहीं वो कुछ और था, वो ख़त्म। अब हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं, वो रिलेट करे, हाँ वो रिलेट करेगा, मतलब उसमें पहले ही साइंटिस्ट ने बता दिया था ऐसा होता है, तो अब ये कैसे ऐसा होता है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। वो तो साइंटिस्ट ने बता दिया कि अनवाइंड होता है तो एक स्टैंड अपने आप सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे पढ़ना है, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है। कौन सा टेस्ट कह रही हो, वाटर का। तुमने लिखवाया है कल, मोशन लिखवाया है, चैप्टर 2 मोशन। कर लो कोई रिवाइज, फिर या तो वाटर करना है वाटर रिवाइज कर लो, पहले वाटर का ले लूँगी। है लिखवाया तुमने मंडे वगैरह, 3rd टेस्ट है, ठीक है। ये लिख लिया मुझे। एंजाइम्स यूज फॉर रेप्लिकेशन, कौन सा कर रही हो फिर रिवाइज, मोशन। एंजाइम्स यूज फॉर रेप्लिकेशन, चलो कौन कौन से एंजाइम्स यूज होंगे आपके रेप्लिकेशन में, मतलब ये काम करने में, भाई ओरिजिनल से ये 2 बनने में कौन कौन से एंजाइम्स लगने वाले हैं उनकी बात करें। पहला लिखो हेलिकेज, LI हेलिकेज। दूसरा आप लिखोगे DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज। तीसरा प्राइमेज, और चौथा लाइगेज। ये 4 टाइप के एंजाइम्स हैं आपके जो यूज़ होते हैं DNA रेप्लिकेशन के अंदर। ये चारों के चारों नाम आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो हेलिकेज है इसको हम अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं, अनजिपिंग। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना आप लोग, बाकी तो सही है ये सबकी। अनजिपिंग एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बिल्डर कहते हैं, ये बिल्डर है,
बनाएगा ये बिल्डर एंजाइम्स है। ये प्राइमेज में आरएनए प्राइमेज स्पेसिफिकली यूज होता है। इसको हम ग्लूइंग, GL, ग्लूइंग की स्पेलिंग GLUEING, चिपकाने वाला। तो सही नहीं लग रही मुझे वैसे, ग्लू मतलब चिपकाने वाला ई नहीं आना चाहिए वैसे, मुझे लग रहा है EI कभी एक साथ आएगा नहीं। GLUING हो जाए, ग्लूइंग एंजाइम, मतलब बताने के लिए कि आपको समझ आ जाए ये चीज़ें। एंजाइम का नाम लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अब DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, ये तो पता होगा आप लोगों को। DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमेशा डबल स्टैंडर्ड। और वो रन कौन से डायरेक्शन में करते हैं? एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा किस में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम में लगा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा आपको याद हो कैसे बनाया था हम लोगों ने, ऐसा, ठीक है। इसमें A था, T था, G, C था, यही था ना डबल स्टैंडर्ड। अगर एक 5 प्राइम से 3 प्राइम में है तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम में होगा। क्लियर है ये स्ट्रक्चर तो आपको? तो पहले कौन सा एंजाइम आएगा भाई? कौन आ रहा है? हेलिकेज आएगा, ठीक है जी। समझना है इसको, पहले कौन आएगा? हेलिकेज आएगा। इसका क्या नाम है? अनजिपिंग। ये क्या करेगा? इसको खोलेगा स्ट्रक्चर को। पहले भाई अलग तो करें हम, तभी तो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाएंगे। तो हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है? वो इसकी अनजिपिंग में हेल्प करेगा। पर अनजिपिंग भी ऐसे तो हो नहीं जाएगी ना कि कहीं पे भी जाके अनजिपिंग करना स्टार्ट कर दे। तो वो क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम अपनी ORI को ढूंढता है। जैसे आपने बायोटेक्नोलॉजी में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा था ना, कि एक साइट को ढूंढता है जहाँ पे वो जाके अटैच हो सके। तो वैसे ही ये जो हेलिकेज है वो किसको ढूंढ रहा है? ORI को ढूंढ रहा है। मतलब पूरे के पूरे DNA में ना ऐसी सीक्वेंस को ढूंढेगा जहाँ पे आपको A पेयर विथ T, T पेयर विथ A पेयर विथ T, ऐसी कोई सीक्वेंस मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी कोई सीक्वेंस उसको मिल जाएगी, मतलब बीच में GG नहीं आ रहा होगा, A और T वाली सीक्वेंस मिल जाएगी। तो ऐसी सीक्वेंस को वो इसीलिए ढूंढता है क्योंकि A और T के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब चीज़ें याद है, मैं आप ही से पूछूंगी, आप ही को कंफ्यूजिंग लगेगा। भूल गए हो कि बता से बता दो। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो ये बेचारा भी जिसको कम ताकत लगेगी उसी को तो करेगा ना वो। तो तीसरा 3 बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा ताकत लगती होती है। तो ये अपने ORI में, अपने DNA के अंदर, मतलब एंटायर DNA के अंदर कौन सी सीक्वेंस ढूंढता है? ये डबल बॉन्ड वाली सीक्वेंस को ढूंढता है, ठीक है। कि पॉसिबली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें मिल गया ATG वाला। तो ये कौन आ गया? हेलिकेज भाई आ गए वहाँ से। हेलिकेज भाई ने इनका ये बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट कर दिया। बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से कैसा हो रहा होगा? ओपन होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। और NCERT खोलो, वहाँ पे ज़रा ऐसा डायग्राम बना हुआ, पर आगे पीछे पलटोगे तो आपको ऐसा डायग्राम कहीं पे दिखेगा रेप्लिकेशन वाले पार्ट में। रेप्लिकेशन जहाँ पे हेडिंग लिखी होगी, मिल गया। इसको हम रेप्लिकेशन फोक भी बोलते हैं। पेज नंबर 91 पे। हाँ, एंटीबॉडी जैसा नहीं, ये तो 5 प्राइम 3 प्राइम, वो वाई शेप स्ट्रक्चर था ना, उसमें तो हैवी और वो चेन। इसमें दिख रहा है आपको? अब नीचे से DNA क्या हो रहा है आपका? ओपन हो रहा है, दिख गया आपको? तो यहाँ पे DNA ने क्या किया? हेलिकेज वही सीक्वेंस ढूंढता है। सेंटेंस आप खुद भी बना बना के लिख सकते होते हो, अभी जैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। पहले वाले का काम समझ आ गया, ठीक है। इसका क्या नाम है? रेप्लिकेशन फोक। बनाओ ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम लिखेंगे रेप्लिकेशन फोक। बस ऐसे ही बनाना, अभी यही लिखना पूरा। भी NCERT वाला PL स्पेलिंग प्लीज़ देखते जाना। रेप्लिकेशन फोक, रेप्लिकेशन का रिफ्लेक्शन है, रेप्लिकेशन लिखना सही सही। रेप्लिकेशन फोक बन गया। जो अनवाइंडिंग डायरेक्शंस जरूर बच्चे लिख के देना। यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमेशा जब भी DNA बनाना तो उसके ये सारी चीज़ें ज़रूर लिख के देना, ठीक है।
अब आप ये भी सोच रहे होगे ये बना लिया पहले, वो नहीं बनाना था अंदर वाला रेड वाला, मतलब ये बोलते हैं एनसीईआरटी वाला मत बनाना, फिर आप अभी वो ओपन ही कर रहा है, उसमें वो प्राइमर सिंथेसाइज कर दिए हैं उसने, ठीक है, वो फाइनल स्ट्रक्चर है, उसमें न्यूली स्ट्रैंड भी है क्योंकि, तो ये मैंने ये बनवाया, ये बना लिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई उसने यहाँ खोला, ये सब भी खोल देता, एक ही बार में खोल देता, ठीक है ना, क्यों मेहनत करना, एक ही बार में पूरा स्टैंड अनबाइंड, ये तो अभी बाइंडेड ही है, यहाँ एटीजीसी की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो बाइंडेड स्ट्रक्चर है अभी डीएनए डबल स्टैंडर्ड में, ये खुल रखा है आपका, क्योंकि जो हेलिकेज है वो एक बार में सारा स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है, ठीक है, और वो एक बार में पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके क्या करता जाता है, वो ओपन करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ओपन होता है तो हमेशा एक डीएनए जो है एक फॉक शेप में ले लेता है, वी कॉल्ड इट एज रेप्लिकेशन फॉक, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म, तो पहला एंजाइम का भी काम ख़त्म हो गया, क्लियर है पहले एंजाइम का काम। नेक्स्ट आ जाओ, किसके बात करेंगे हम, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, बिल्डर एंजाइम है, ठीक है। बिल्डर एंजाइम मतलब एक जो पहले पुराने घर को हमने तोड़ दिया, ठीक है, अब बिल्डर को बुलाया है, बिल्डर क्या करेगा, अब इसके आगे घर बनाएगा, मतलब जैसे हमने वो स्ट्रक्चर नहीं बना, एक कंजर्वेटिव था, एक नया स्टैंड लगा था, तो नया स्टैंड बनाने के लिए कौन आ रहा है, यहाँ पे बिल्डर एंजाइम आ रहा है, और इस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज, भूलोगे नहीं ना, क्या नाम है इसका, डीएनए पॉलीमरेज का है। तो पॉलीमरेज के पास काम करने के लिए ना कंडीशन होती है, लिखो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने के लिए कंडीशन रखता है, ये कंडीशन क्या है कि मतलब जो नया काम बनाने वाला है ना उसके लिए कंडीशन फॉर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, नहीं मिल रहा स्पेलिंग, एक और नई स्ट्रैंड बनाएगा, हाँ यहाँ पे बनाना शुरू करेगा ना वो, मैंने इस दिखाया था ना, इसको पहले अलग करेंगे फिर उसके बाद नई लगा देते हैं, तो पहले अलग कौन करके चला गया, हेलिकेज, देखो खोल रहा है ना स्ट्रक्चर को, बाकी अपना काम कर रहा होगा, तो नया बनाने के लिए कौन आ रहा है, डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, ठीक है। तो पॉलीमरेज कंडीशन रख रहा है कि मुझे कंडीशन है, पहली कंडीशन इसकी ये है कि वो सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज की पहली कंडीशन है इट विल वर्क ऑन सिंगल स्टैंडर्ड, आप बना के लिख सकते हो, नहीं हो रहा डबल डिवीजन, ठीक है, कि वो काम किस पे करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड पे ही काम करेगा, उसको डबल स्टैंडर्ड पे काम नहीं करना है, उसने बोल दिया है, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसको लिखो कि ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, सिर्फ इसकी दूसरी कंडीशन ये है, सिर्फ 5 से 3 में, हाँ 5 से 3 में, तो ओल्ड स्ट्रैंड कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 से 5 में, मतलब वो हमेशा जो काम शुरू करेगा कहाँ से शुरू करेगा, नया स्टैंड कहाँ बनाएगा, 5 से 3, मतलब इधर काम करना शुरू करेगा वो, अगर जो भी आपने लेबलिंग लिखी है, कोई भी लेबलिंग होगा उसका एंटी पैरल, हाँ एंटी पैरल में जो इधर भी आपने इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही सिंथेसाइज करेगा, मतलब जो उसको खुला हुआ साइड कौन सा मिलेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला मिलेगा, तभी जाके वो चीज़ नहीं, ठीक है। 3 लगा पता, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है उसने बोल दिया भाई मैं नया स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही बनाऊंगा, मुझे सिंगल स्टैंडर्ड भी चाहिए और मैं नया बनाऊंगा वो, तो इसका मतलब ओल्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, 3 to 5 वाले में, न्यू तो वो इसमें बना के देगा हमें, ओल्ड कैसी होनी चाहिए, 3 to 5 की डायरेक्शन में, और वो भी कैसी, सिंगल स्टैंडर्ड होनी चाहिए। मुझे तो मैं बताओ कि जो मैं आरसी फारसी बोल रही हूँ सब समझ आ रहा है ना, पता चला कुछ सब उड़ के चला जाएगा कि कौन से डीएनए कहाँ का डीएनए, ये इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है, कंडीशन इसने बना दी। तो अब थोड़ा सा कॉपी में स्पेस लेके एप्लीकेशन फॉर्क को हम उल्टा बनाएंगे ताकि हम इसमें अच्छे से समझ सके चीज़ों को। ठीक है, पहला अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा क्या है 3 प्राइम से 5 प्राइम है। ठीक है, ये हो गया, आपकी अनबाइंडिंग स्टार्ट हो गई होगी। कंडीशन कौन सी थी, तो किस पे स्ट्रैंड होगा, डीएनए पॉलीमरेज किस पे काम करने जाएगा, मतलब ऊपर वाली स्ट्रैंड पे काम करेगा,
वही है ना उसके लिए, न्यूली सिंथेसाइज। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज तो आ गया, इसके पास बहुत सारे भाई एटीजीसी सब कुछ बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो ये आ गया, ये है डीएनए पॉलीमरेज, ये आ तो गया बनाने के लिए, बट अब इसको समझ नहीं आ रहा कि मुझे जाना कहाँ है, शुरू कहाँ से करना है। इसको सब कुछ समझ आ गया, बट इसको ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे काम जो है वो स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इसके लिए इसके पास आता है प्राइमर, ठीक है। वो प्राइमर तो वो प्राइमर ना बोलता है चल मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। 3 प्राइम पे हमेशा कौन आके अटैच हो जाता है, प्राइमर, या तो आप प्राइमेज भी लिख सकते हो। मोस्टली प्राइमर जो होता है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, प्राइमर या तो ये प्राइमेज जो एंजाइम है वो आएगा और हमेशा 3 प्राइम एंड सिंगल स्ट्रैंड पे अटैच हो जाएगा। फिर इस डीएनए पॉलीमरेज को रास्ता दिख जाता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे सीक्वेंस होएगी, फॉर एग्जाम्पल ATGC कुछ भी जो सीक्वेंस होगी उसके अगेंस्ट में ये वाला जो पॉलीमरेज आया है बिल्डर, वो अपना नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है ना। लगा पता क्या बोला मैंने, यहाँ पे T आएगा, CT, बॉन्डिंग होती जाएगी, इधर आपको भी, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज को अपना रास्ता नहीं दिख रहा था वहाँ पे अपना कि मुझे क्या करना है नहीं करना, तो कौन आया, प्राइमेज भाई या प्राइमर आए हैं, उन्होंने उनको रास्ता दिखा दिया है और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में मतलब धीरे धीरे खुलता भी चला जाएगा और वो स्ट्रैंड सिंथेसाइज भी होता चला जाएगा, हेलिकेज आगे खुलता चला जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज उसको सिंथेसाइज करता चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में तो ये काम होना स्टार्ट हो गया, नीचे वाली डायरेक्शन तो बची है वो भी तो अनजिप हुई है, तो वहाँ पे भी तो कोई ना कोई काम होगा ही होगा कि किस तरीके से काम करना है। तो अब प्राइमर हमेशा कहाँ पे जाके अटैच हो रहा है, कौन से एंड पे, 3 प्राइम एंड पे, और वो भी सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में बनी जा रहा है, अंदर को बनी जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अनबाइंडेड स्ट्रैंड, तो यहाँ पे भी तो ये तो 3 प्राइम ही होगा, अनबाइंड हो रहा है ना, ये बाइंडेड फॉर्म है, तो यहाँ पे भी कहीं पे जाके प्राइमर अटैच हो गया होगा, यहाँ पे भी कहीं पे जाके प्राइमर अटैच हो गया हो। क्यों अटैच हो, क्योंकि प्राइमर हमेशा सिंगल स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे जाके अटैच हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही ये अनजिप हुआ तो यहाँ पे कहीं पे प्राइमर आपका क्या हो गया, अटैच हो गया, ठीक है। प्राइमर अटैच हो गया तो यहाँ पे भी आपके बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर पे कहीं बन रहा है, कहीं थोड़ी थोड़ी देर पे, जहाँ बहुत जगह प्राइमर्स अटैच हुए होंगे और आपके बॉन्ड्स इस डायरेक्शन में बनने स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमेशा कौन सा डायरेक्शन बनेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा। तो इधर जब ये तो स्ट्रेट बनता चला जाएगा और इधर क्या होगा, टुकड़ों में बन रहा होगा, इधर फ्रेगमेंटेशंस हो रही होंगी, क्योंकि थोड़ा देर बाद ओपन हुआ, फिर वो प्राइमर लगा, फिर उसकी बॉन्डिंग बनी, फिर ये ओपन हुआ, फिर प्राइमर लगा, फिर इसकी बॉन्डिंग्स होती है। इसमें एक ही बार लग गया, उसको समझ आ गया और ये उसी डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये अलग अलग होता है। तो अब आप इसमें लिखो जो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज होती है, कॉन्टिन्यूसली, इसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये सब चीज़ें आएंगी आपकी, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज कर रही है वी कॉल्ड इट एज लीडिंग स्ट्रैंड। और जो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। एंड द स्ट्रैंड इज नोन एज, टुकड़ों को बोल रही हूँ मैं, ओकाज़ाकी, स्ट्रैंड को हम बोल रहे हैं लैगिंग, डबल जी या एक जी, लैगिंग स्ट्रैंड। इनको क्या बोलेंगे हम, लैगिंग स्ट्रैंड। क्या हुआ, ठीक है, डबल जी ही होना चाहिए, वैसे तो एनसीईआरटी में कहीं लिखा होना चाहिए, दिखता नहीं मुझे कई बार। कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, रेप्लिकेशन फॉर्म, चलो लैगिंग लिखा नहीं, डबल जी आएगा वैसे तो, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। यहाँ तक जब आप लिख लोगे उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन सा आने वाला है, लाइगेज।
लाइगेज मतलब क्या है, ग्लूइंग एंजाइम। तो अब जो ये टुकड़े टुकड़े वाला डीएनए था, टुकड़ों में ही थोड़ी ना रह जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, लाइगेज जो ये डीएनए जो एटीजीसी का पेयर है कुछ भी, उसमें क्या करता है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है, PHOS, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। जो ये गैप्स पड़े हुए हैं उनके बीच में कौन बना रहा है, ये लाइगेज। तो सारे के सारे जुड़ जाएंगे जो फ्रैगमेंट्स में है और अल्टीमेटली आपको एक प्रॉपर डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखो, बनाओ ज़रा। लीडिंग, लैगिंग, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ये सब कुछ नहीं छोड़ना। फ्रेगमेंट्स में क्यों बना? क्या? फ्रेगमेंट्स में क्यों बना? क्योंकि जो ये डीएनए पॉलीमरेज वगैरह होता है ना, उसका एक ही काम है, वो बस हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ही वो बनाने वाला है और ये एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी इधर बनाता है ना, तो यहाँ पे कहीं जैसे अनबाइंड होता है ना, प्राइमर कहीं कहीं जाके बाइंड कर जाता है, उसको एक प्रॉपर जगह नहीं मिलती कि यहाँ बाइंड हो गया तो वो चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं है कि मतलब क्यों होता है, बस इतना ही इसमें बता रखा है कि ये जब दूसरा स्ट्रैंड उल्टा हो गया हमारा, इसकी वजह से ये फ्रैगमेंट्स में बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यही रीज़न इसका मेंशन्ड है। एक को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, चलो वो तो आगे बता दूंगी आपको, जिस पे काम हो रहा है। एनसीईआरटी में डायग्राम देख रहे हो, एक में टू बन रखा होगा डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, रेड पेन से बना रखा, वही रेप्लिकेशन फॉर्क वाले, हाँ। और एक आपका बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, डायरेक्शन भी उल्टा है। ये बनाओ, डीएनए लाइगेज तक, फिर आगे बताती हूँ। लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग, सबसे मेन एंजाइम इसमें कौन हो गया, बिल्डर एंजाइम, जैसे हमको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है मन सारा? बन गया जी, इसलिए बनाइए। इसके बाद का स्टेप में जब लाइगेज ऐड भी हो गया, इसके बाद एक स्टेप होता है जिसमें प्रूफ रीडिंग होती है। जल्दी जल्दी बनाओ।
डन, लिखो। अब इसके बाद लिखो ये सारे काम होने के बाद एक स्टेप होगा दैट इज नोन एज प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर मतलब सारे एंजाइम के काम करने के बाद क्या होगा, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। लाइगेज ने तो अपना काम कर दिया क्या? हाँ, ये तो एंजाइम थे, काम खत्म करके चले गए। इन काम के होने के बाद जैसे पूरा घर बन गया ना, तो अब रिव्यू के लिए कोई आएगा, ठीक है, वो हो रहा है। प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज। मतलब भाई सारे वर्कर ने काम कर दिया, तो ये बिल्डर भाई थे वापस से आए हैं काम चेक करने के लिए। तो कौन करेगा ये प्रूफ रीडिंग भी? डीएनए पॉलीमरेज करेगा। और लिख लो अल्टीमेटली 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। लास्ट में प्रूफ रीडिंग के बाद हो जाएगा, मतलब चेक करेगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं बना दी मैंने, या कहीं कोई गैप्स तो नहीं रह गए। ये सारी चीज़ें प्रूफ रीडिंग के अंदर चेक हो जाएगी। अल्टीमेटली आप लिख दो फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स। लास्ट में हो जाता है ना, फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 नए स्ट्रैंड्स बन जाते होते हैं। एक चीज़ ज़रूर लिखना, यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होगा और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोटिक्स के न्यूक्लियस में होगा और प्रोकैरियोटिक्स के साइटोप्लाज्म में होगा। न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोट डजंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसी वजह से उनके साइटोप्लाज्म में ये काम हो रहा होता है रेप्लिकेशन वाला। ठीक है, इसके बाद हमने रेप्लिकेशन आज पूरा ख़त्म कर लिया। अब हमें क्या स्टार्ट करना है? ट्रांसक्रिप्शन। टाइम बताओगे मैंने कितना है? तो मैं देखूँ स्टार्ट कराओगे नहीं, कितना हो रहा है? 45। चलो थोड़ा सा तो हो जाएगा। ये ख़त्म, ये सबको समझ भी आ गया होगा। रीडिंग हम बुक से बाद में करेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपको प्रोकैरियोट्स में अलग पढ़ना है, यूकैरियोट्स में अलग पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी। तो अब हेडिंग डालो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पता है जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। फिर यूकैरियोट्स में जैसे हम लोग के अंदर होता है हमारी बॉडी में, वो हम पढ़ेंगे। एक ही चीज़ पढ़ेंगे, एक भी ख़त्म हो जाए तो ठीक है। साथ के साथ लर्न कर लोगे तो काम बन जाएगा आप लोगों का भी। इसमें से तो क्वेश्चन बोर्ड वाले के पसंदीदा है, बोर्ड में पढ़ लो या कॉलेज में चले जाओ, ये पीछे नहीं छोड़ते कभी भी, लगे पड़े रहेंगे। देखो इसमें क्या बनाना है हमें? डीएनए से क्या बनाएंगे? अब हम आरएनए बनाएंगे। तो आरएनए भी ना पता है आपको फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। आरएनए भी फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एमआरएनए, इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए। ये फर्दर आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं। तो ये भी ज़रा बस लिख लो कि आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एमआरएनए, आरआरएनए, तुम्हें भी बढ़ा दिया क्या? टीआरएनए, ट्रांसलेशन आरएनए, राइबोसोमल और मैसेंजर। तो मोस्टली जो हमें ट्रांसक्रिप्शन में काम होता है ना, वो किसका होगा? एमआरएनए का। मतलब जो प्रोटीन बनता है ना, वो किससे बनेगा? आपका एमआरएनए से बनेगा। एमआरएनए से ये हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, वही वाली लिख लो। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA,
फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इनटू RNA। अब सोच रहे हो कि DNA कैसा होता था, डबल हेलिकल था कि नहीं डबल हेलिकल, तो इतनी मेहनत से तो हमने उसकी डुप्लीकेशन करी थी अभी, ठीक है। तो अब ये एक ही स्टैंडर्ड से क्यों बनाएगा, DNA का एक ही स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करेगा। डेफिनेशन में पढ़ रहे होगे, मैंने क्या लिखा, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ DNA इनटू RNA। एक ही स्टैंडर्ड DNA का RNA के अंदर होगा। तो इस पर क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई कि सिर्फ DNA का एक ही स्टैंड क्यों यूज़ करते होते हैं। तो पहले तो आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों होता है कि अगर तो मान लो कि दो स्टैंडर्ड हैं, एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल स्टैंड है, प्राइमर आएगा इससे अपना कुछ बना रहा होगा, RNA बना रहा होगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये mRNA फॉर एग्जांपल बन गया, mRNA 1 बन गया, mRNA 2 बन गया, दोनों बन गए होंगे, दोनों बन जाएंगे। तो चांसेस ये हैं कि ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, डबल हेलिकल mRNA। मतलब एक चांस तो ये भी है कि क्या करेगा, ये आपस में ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के अंदर। कॉम्प्लीमेंट्री इस वजह से कि यहाँ पे ATGC था, यहाँ पे भी ATGC था। ये किसका स्ट्रैंड है, ये DNA का स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, और ये किसका है, DNA का, और ये कौन सा स्ट्रैंड है, RNA का। और RNA के अंदर अगर आपको याद हो तो थायामीन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल, भूल गए, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रैंड बना होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे T की जगह तो A होगा ही होगा, क्योंकि एडेनिन होता है। A की जगह पे T लगना था, पर इसके पास T नहीं होता, RNA के पास T थोड़ी ना होता है। ये क्या यहाँ पे लगा लेगा, U, यहाँ पे G, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे U। फिर इसमें भी सेम ऐसा कुछ बन जाएगा आपका। अगर A के आगे मैं गलत लिख दिया ना, पेयरिंग, अगर ये T था तो यहाँ पे A रहा होगा, ये क्योंकि ये DNA ही अलग हुआ है, ये C की जगह G और ये CAT, ये ओरिजिनल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। ये T की जगह पे T के साथ क्या लग जाएगा, T के साथ क्या लगेगा, A के साथ U, बताते भी नहीं हो तुम, UA, ठीक है। ये सीक्वेंस बनेगी ना, अगर बनता तो ये ओरिजिनल था और ये बीच में mRNA, ये देखो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ठीक है। तो ये एक चांसेस ये होता है कि ये भाई अपने आप में ही डबल हेलिकल mRNA बना लेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये रूल को ही वायलेट कर देते हैं, क्योंकि जो आप अगर और डिटेल में बायोलॉजी पढ़ोगे हायर क्लासेस में, तो उसमें बताया था एक टर्म होती है, मैंने लिखी थी जेनेटिक वाली, हाँ, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफरिंग मशीनरी, एक ऐसा टॉपिक है, बहुत हायर क्लासेस में होता है, जिसके अंदर ये आपको अच्छे से बताया जाएगा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ हो रखा है कि एक DNA भाई एक ही प्रोटीन कोड कर सकता है, एक ही टाइप का प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। एक DNA आपकी बॉडी में अलग अलग प्रोटीन नहीं बनाएंगे, मतलब एक कोड से आप एक ही काम कर सकते होते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगर एक DNA ने 2 mRNA बना दिए एक टाइम पे, तो ये 2 अलग अलग प्रोटीन क्या करेंगे, बना के दे सकते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, और जो लॉज वगैरह आगे बन के आए हैं वो सबको क्या वायलेट कर देगी, और सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ जो है वो भी फॉलो नहीं हो पाएगी, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। तो इसकी वजह से कि हमें पता है कि एक बार में कभी 2 बन ही नहीं सकता है। एक तो रीज़न ये है, मैं तुम्हें बता दूंगी क्या होता है। पहला रीज़न ये समझ लो कि अगर बने तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री हमें नहीं बनाना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बन गए तो सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ फेल हो जाएगा, पहला रीज़न, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बने तो सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ये सब चीज़ें नहीं, बहुत हायर क्लासेस में है, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं, हमारी बॉडी चल रही है, उसी प्रोसेस पे चल रही है, ठीक है। वो 12th में नहीं है अभी हमारे पास, बस इतना ही आपको बताया रखा है कि वो चीज़ फेल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा तभी मैंने डिटेल आपको बता दिया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में सेम जाने वाली
टॉपिक है, बहुत हायर क्लासेस में होता है, तो वहाँ पे वही बता रखा है कि अगर 2 mRNA बने तो 2 प्रोटीन बनेगा, बनाना ही पड़ेगा उसको, जो चीज़ कभी पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये होती ही नहीं है। जितनी एक्सपेरिमेंट और सब चीज़ें हुई हैं उसमें ये चीज़ कभी पॉसिबल हुई नहीं है। इसी वजह से तो पहला रीज़न आपको बस 12th में क्या लिखना है, ये दोनों डबल हेलिकल बना लेंगे, जिसकी वजह से सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ फेल हो जाएगा। पहला रीज़न ये। अब दूसरा हम एक्सेप्शन ये भी ले लेते हैं कि भाई दोनों नहीं चिपके, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री किया, दोनों अलग ही रह गए। तो अलग रहने के बाद वही केस आ जाएगा कि दोनों ने अलग अलग प्रोटीन बना दिया होगा। पहले वाले केस में था कि अगर ये कंबाइन हो गए, हमेशा हमें पता है कि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अगर ये आरएनए कंबाइन हो गए तो हमारी वो पूरी इंटायर कहानी ही फेल हो गई जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला रीज़न। दूसरे में कि अगर इन्होंने 2 mRNA बनाए तो 2 अलग अलग प्रोटीन बना के देंगे हमें, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीनरी होती है वो उसको फेल कर देगी, मतलब पूरा इंटायर प्रोसेस ही ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कभी भी जो डीएनए होता है, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड यूज़ होगा mRNA बनाने में। तो लिख लो क्वेश्चन, वाई ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज यूज्ड टू फॉर्म mRNA। Single strand of DNA is used to form mRNA. अब पेज नंबर 91 में सेकेंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी। मिला सेकेंड पैराग्राफ नीचे वाले में, नीचे वाले के सेकेंड थर्ड लाइन में मिला। जब इस लाइन को आप पढ़ोगे तो यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, बट मैं तभी भी आपको बस 2 वर्ड्स लिखा रही हूँ। पहला आंसर में लिख लो, पहले वाले में बोथ mRNA सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ mRNA सीक्वेंस आर कॉम्प्लीमेंट्री and may form double standard mRNA. Double standard mRNA which does not code for any protein, which does not code for any protein and leads to the failure of central dogma, and leads to the failure of central dogma. Doesn't code any protein. हाँ, ये दो प्रोटीन को कोड ही नहीं कर सकती। सेकेंड पॉइंट, और फेलियर ऑफ सेंट्रल डोग्मा। खत्म रिवीजन भी। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी one segment of DNA would be coding for 2 different proteins. One segment of DNA coding for 2 different proteins is not possible. डन, ये कहानी ख़त्म। अब हमारा प्रोसेस शुरू होएगा। ये तो इंट्रोडक्शन थी, ठीक है। टाइम बताना ज़रा प्रोसेस में, बस छोटा सा ये बिल्कुल 4-5 स्टेप्स का ये मैं करा दूँ। हाँ करा दूँ। हाँ बोलो, हाँ बोलो हाँ। कुछ नहीं हुआ तो टाइम पढ़ना नहीं, तुम्हें थोड़ा सा ये इसको करके जाना है, समझ तो आएगा। मैं ज़बरदस्त धक्के से कराऊंगी तो ट्रांसक्रिप्शन इन ये करना है, फिर यूकैरियोट्स करना है, फिर ट्रांसलेशन करना है यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स में, उसके बाद कोडिंग करनी है, बहुत कुछ है। मंडे से ज़्यादा लगाओगे तुम, समझ आ गया मुझे, ठीक है कोई बात नहीं। एप्लीकेशन ही पढ़ के आना, रुक जाती हूँ मैं, ठीक है रुक ही गई मैं।
खुश हो गए तुम तो। कितने कहाँ तुम पढ़े ज़्यादातर, देखो तो 44 मिनट्स ही पढ़े हो।